नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। देश में जिस दिन से अग्निपथ योजना जारी की गई है, तब से विवाद का केंद्र अग्निपथ योजना बन गई है। शुरुआत युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से हुई है, प्रदर्शन पर रोक लग गई है, लेकिन विवाद अब भी वहीं खड़ा नजर आता है। सरकार ने ये कहा है कि इस विवाद को देखते हुए जो सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स, वेटरन, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साथ बातचीत करें और इस मसले पर एक सहमति बनाने की कोशिश की जाए कि कैसे जो अग्निपथ योजना है ये सही योजना है और देश के लिए, सेना के लिए जो है नुकसानदायक साबित नहीं होगी। इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के हमारे मेहमान से, ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा के साथ। ब्रिगेडियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। धन्यवाद, थैंक यू जी। आर्मी वेटरन, डिफेंस एक्सपर्ट, ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है, वो बार बार अपनी कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि जो अग्निवीर हैं वो अनवर्केबल होंगे, इनकॉम्पिटेंट होंगे और सेना के लिए ये बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अनवर्केबल होंगे या इनकॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि जो 4 साल की योजना है, 4 साल में एक लड़का पूरी तरह से एक सोल्जर या फौजी नहीं बन सकता। जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे आप इन्फेंट्री ले लो, आर्मर्ड कोर लो, आर्टिलरी ले लो, एक ट्रेनिंग का फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। उसमें उसका फिज़िकल ट्रेनिंग, मार्चिंग, वेपन ट्रेनिंग, शूटिंग, ऐसी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। ये होती है 6 महीने की कम से कम। अब हमारे सेंटर में मेरे ख्याल से 9 महीने की है फ़िलहाल। अगर मेरे को आप बेसिक ट्रेनिंग देते हो 6 महीने की, उसके बाद मैं एक टैंक चलाने का हकदार नहीं होता। मेरे को टैंक चलाने की अनुमति नहीं है। और रेजिमेंट जो है उसके बाद उसका बी व्हीकल का, गाड़ी चलाने का कोर्स कराती है, फिर उसको टैंक के लिए ट्रेनिंग देती है, फिर उसको गनरी पर ट्रेनिंग देती है। ऐसे ही इन्फेंट्री के अंदर पहले तो वो अपना राइफल इस्तेमाल करने का ट्रेनिंग लेता है, या स्मॉल आर्म्स, पिस्टल हो गया, LMG तक हो गया। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है 2 इंच मोटर, 81 mm मोटर, रॉकेट लॉन्चर्स, ऐसी चीज़ों का। फिर जो हमारा 10 जवानों का जो एक टुकड़ी होती है जिसको सेक्शन बोलते हैं, उस सेक्शन के अंदर सारे जवानों के, जो 2 इंच मोटर वाला हो गया अपना, या ग्रेनेड फायरिंग वाला हो गया, राइफल वाला हो गया, LMG वाला हो गया, इनको सारों को आपस में एक टीम की तरह किस तरह काम करते हैं वो सिखाया जाता है। फिर जहाँ आतंकवाद फैला हुआ है वहाँ पे इनका बडी सिस्टम बनाया जाता है। सो फर्स्ट तौर पे आप और मैं बडी हैं, हमारे पर आतंकवादियों ने फायर खोल दिया, मेरी दिशा में फायर आया तो मैं तो ज़मीन में छुपूंगा बचाव के लिए। आपका काम है जिधर से फायर आया उस जगह पर फायर खोल करके और उसका सिर दबाना ताकि मैं फ्री हो जाऊं। ओके। तो मेरा बचाव हो गया। सो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा टीम वर्क और ऐसी आप कह लीजिएगा बहादुरी या सहनशीलता या अपना दिल और दिमाग कंट्रोल करके काम करना, ये मेरी सूझबूझ के अनुसार 4 साल के अंदर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये, आप ऐसा देखिएगा कि सरकार, फौज छोड़िए, सरकार ने रिक्रूटमेंट के लिए कुछ रिसोर्सेज कमिट किए होंगे। कुछ लोग पेपर सेट करेंगे, कुछ फिजिकल करेंगे, कुछ मेडिकल करेंगे, फिर पेपर करेक्ट करेंगे। ये सारा प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे कंप्यूटर हो गए, ऑनलाइन कर लो, फिर वो टैबुलेट करना होगा रिजल्ट शीट, फिर मेडिकल कराना होगा, फिर फिजिकल कराना होगा, जिनको आप जिन पर खर्चा उठाओगे, एक्सपेंसेस हैं ये, एक्सपेंसेस। उसके बाद उसको आप सेंटर में भेज दोगे ट्रेनिंग के लिए। सेंटर के अंदर भी सरकार ने खर्चा किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर,
उसको ट्रेनिंग करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग करने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे सिमुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, गाड़ी होगी, कुछ भी हो गया, उसका तेल पानी, प्लस उस शख्स के ऊपर आप फिर खर्चा लोगे, उसको खाना पीना, कपड़े, हथियार, रहने के लिए जगह, ये सारा कुछ क्यूमुलेटिवली तो ये खर्चा ही है। सो आपने 6 महीने तो उसकी सिर्फ ये बेसिक ट्रेनिंग पर खर्चा उठा लिया जी, साथ में आप उसको वेतन भी दे रहे हो, right? और उससे पहले आपने खर्चा उठाया उसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद जब आप यूनिट में भेजते हो तो उसके पास में 3.5 साल रह गए, अगर 4 साल की ड्यूटी है। अब 3.5 साल में उसको पहले 6 महीने तो जैसे टैंक यूनिट है उसको बी व्हीकल का और ऐसे इत्यादि ट्रेनिंग देगी सीखने में। जी, ऐसा ही आर्टिलरी में लेयर होगा, लोडर होगा, क्या उसको क्या टास्क मिलता है, उसके लिए उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होगी। ऐसा ही इंजीनियर्स में, ऐसा ही सिग्नल में, ऐसा ही ईएमई में, कौन सी गाड़ी रिपेयर करनी है, स्पेयर्स लगाने हैं, ये वो। सो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो सेना की जो अलग अलग टुकड़ियाँ हैं या महकमा है, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, एडी, अब एडी में रेडार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कई आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई हुई है और आपको सही माने में एक टेक्निकली क्वालिफाइड या टेक्निकली जिसको कहते हैं अवेयर इंसान चाहिए जो कि ये सारा कुछ मैनेज कर सके। राइट। और इनको आपस में इंटीग्रेट भी करना होता है। राइट। वो भी कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, कम्युनिकेशंस के जरिए आजकल हो रहा है। सो इतना सारा आप इस शख्स पे खर्चा उठाओगे, उसके बाद अगर मैं एक कमांडिंग ऑफिसर हूं या कंपनी कमांडर हूं या प्लेटून कमांडर हूं या सेक्शन कमांडर हूं या मैं बड़ी पैर में एक ऐसे युवक के साथ में हूं और मेरे मन में भरोसा नहीं है उसके ऊपर कि ये सही तरीके से कार्रवाई कर सकेगा, रात को उसको सेंट्री तैनात कर दिया आपने बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ LAC के ऊपर, अगर आपके मन में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये ठीक तरीके से ड्यूटी करेगा, सोएगा नहीं, मकरापंती नहीं करेगा, तो अगर आपका एक कंपनी पोस्ट है या प्लेटून पोस्ट है उसके ऊपर रात को सेंट्री लगा रखा है, जनता सोएगी कैसे ठीक से? सो एक विश्वास वो भी नहीं होगा। अब ये विश्वास होता है जब आप आपस में घुल मिल करके और तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं। फिर चलो आपने 6 महीने सेंटर में कर दी, 6 महीने 8 महीने यूनिट में कर दी, फिर उसके बाद आप उसको कितनी देर के लिए एम्प्लॉय करोगे? 30 दिन उसकी छुट्टी हो गई, तो 4 साल में अगर आप 30 को करो तो 120 दिन उसकी छुट्टी हो गई, 6 महीने हो गए रफली आई थिंक। 1 साल पहले ट्रेनिंग में आपने निकाल दिया, 1.5 साल निकल गया। तो इतना आपने इस पर खर्चा उठाया और उसको जिसको कहते हैं ना हाफ बॉइल्ड एग की तैयारी कर दी आपने, वो पूरी तरह से एक तजुर्बेकार सैनिक भी नहीं बना, और उसके बाद उसके मन में सोच आ गई कि भाई अब तो टाइम हो गया मेरा जाने का, अब मेरे को तो देखना पड़ेगा जी, मैं BSF में जाऊं या CRPF में जाऊं, ITBP में जाऊं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जाऊं, या किसी और स्टेट डिपार्टमेंट में जहां पर मेरे को ये 10% आरक्षण करके तो साइड स्टेप कराना चाहते हैं, तो उसका मन भी भटक जाएगा, डाइवर्ट हो गया। और उसके जो कमांड अधिकारी हैं, सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, उनके भी दिल और दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ये तो भाई कट के जाने वाला है अभी। राइट। घर वालों को चिंता है कि ये लड़का पता नहीं उसमें एडजस्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। सो एक तो मल्टीपल इनसिक्योरिटीज है, मल्टीपल लेवल्स पर इनसिक्योरिटी हो रही है। एज अ कमांडिंग ऑफिसर मैं खुश नहीं हूं क्यों मेरे पास अगर 30 या 40 हर 6 महीने के बाद आ गए
तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से इनका अगले 4-5 साल के अंदर 50% अग्निवीर आ जाएंगे। बिल्कुल। सो नेचुरली मेरे सोच विचार पे और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बदलाव आया जी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है ब्रिगेडियर, और इन तमाम जो मल्टीपल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में आपने बोला है, इस पर एक एक करके मैं जो गवर्नमेंट दलीलें दे रही है उसके बारे में भी बातचीत करूंगी, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा में और फ़ौरन हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। आज बातचीत हो रही है अग्निवीर को लेकर, तमाम चिंताएं जो आर्मी वेटरन्स या फिर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जता रहे हैं उन सब बातों पर। हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने मल्टीपल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बोला था, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से एक जो सबसे बड़ी दलील पेश की जा रही है कि आर्मी को इस वक्त यूथ बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है, और ये कॉन्सेप्ट ही आर्मी का यूथफुल प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए लाया गया था। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत से मेरे जानकार हैं जो बड़ी सीनियर रैंक से रिटायर हुए हैं और कुछ एक फ़िलहाल सर्विस में भी हैं। कई पैरा कमांडोज या स्पेशल सर्विस ग्रुप NSG वगैरह में भी रह चुके हैं। इनका सबका कहना ये है कि पहली बात तो अगर किसी सिस्टम में कोई खामी नहीं है तो फिर आपको तोड़ फोड़ करके नई स्कीम लाने की ज़रूरत ही नहीं। आई सी। अगर ऐतिहासिक नज़रिए से देखा जाए और जितने भी जंग भारतीय सेना ने लड़े हैं उसमें कोई ये खड़ा होकर कह दे कि जी हमारे सैनिक जो हैं, जवान, NCOs, JCOs, ऑफिसर्स, कोई भी, ये उम्र के कारण थक गए और लड़ नहीं सके, तब तो मैं विश्वास करूँगा, मानता हूँ मैं। लेकिन जितने अवार्ड विनर्स हैं, चाहे अभी रिसेंटली कारगिल की लड़ाई का बाना सिंह आप ले लो, इनकी उम्र क्या रही? 30 साल, 32 साल। हाई एल्टीट्यूड में इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए, हमला भी किया। दूसरा पहलू, आप अगर कहते हो कि जी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके सैनिक हमारे से कम उम्र के हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड और हिंदुस्तान के जो एनवायरनमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग है। उन देशों ने अपनी स्कीम्स बना रखी हैं, जिस तरीके से वो ज़रूरी महसूस करते हैं उन्होंने अपनी स्कीम बनाई। वियतनाम की लड़ाई के बाद अमेरिका में शहर शहर में हंगामा मच गया। वेटरन्स ने, उनके परिवारों ने, सिविल जनता ने विरोध किया कंस्क्रिप्शन का। पहले अमेरिका में कंपल्सरी थी मिलिट्री सर्विस, और इस प्रदर्शन से अमेरिकन सरकार मजबूर हो गई, कंस्क्रिप्शन बंद किया उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने स्कीम निकाली वॉलंटियर्स के लिए, वो ऐसी स्कीम हुई कि अमेरिकन जो युवा थे उनको ये नज़र आया कि भाई अगर हम फ़ौज में नौकरी करते हैं 3, 4, 5 साल के लिए, उसके बाद हमारे को ये फ़ायदे आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको पता नहीं $6 लाख दे दिया आगे पढ़ाई करने के लिए, स्किल्स, पढ़ाई, ऐसी चीज़ें जोड़ दी। उनको ऑप्शन दे दिया रेगुलर रहने के लिए या फिर छोड़ने के लिए। और सरकारी नियम और कायदे कानून ऐसे हैं, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, चाहे इजराइल, जर्मनी, UK, फ्रांस, कहीं पर भी, जो वर्दीधारी है, चाहे सिपाही है चाहे जनरल है, उसकी
ना ही सरकार पर सिविल सोसाइटी भी बहुत इज्जत करती है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अमेरिका छुट्टी पे ऐसे घूमने गया मैं, तो एक उनका कोस्ट गार्ड का शख्स था जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करता था, सुपरवाइजर की। उसने मेरे कोई चेन लगा रखा था कोट कॉलर पे मैंने, तो आकर के पूछा भी आप वेटरन हो? तो मैंने कहा हाँ वेटरन हूँ मैं। तो कहाँ से हो? मैंने कहा भाई मैं हिंदुस्तान से 35 साल मैंने नौकरी करी है, मैं ब्रिगेडियर के पद में रिटायर हुआ। तो फट अटेंशन होकर के सलूट मारी। कहता ओह आप तो वेटरन हैं, मैं भी वेटरन हूँ, 3 साल कोस्ट गार्ड में करे थे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अमेरिकन एक हिंदुस्तानी सैनिक की इज्जत कर रहा है और उससे पूछ रहा है क्या सेवा कर सकता हूँ। हिंदुस्तान में हमारी कोई कदर नहीं है ऐसे, ना सोसाइटी देखती है ना सरकार देखती है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं उम्र कम कर दो, ठीक है कम कर देते हैं, सरकार ने नियम बनाया है, लेकिन उसकी ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी सेना को, सरकार का और सिविल सोसाइटी का फर्ज बनता है कि अपनी सेना और सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, राइट, ना कि उनके साथ कोर्ट कचहरी में लड़ें, वादे करें और फिर उसके बाद में पीछे हट जाएं और आनाकानी करें इस चीज़ के अंदर। सो मेरे को मतलब 100% कन्विक्शन नहीं है कि उम्र कम करने की ऐसी बड़ी नौबत थी। ब्रिगेडियर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल पुरी, उन्होंने ये दलील दी कि 2 सालों तक हमने बातचीत की, 254 मीटिंग्स की, 750 घंटे तक बातचीत का दौर चला है, उसके बाद ये स्कीम लाई गई है सभी चीज़ें जानने समझने के बाद। लेकिन अब फिर से जब आर्मी वेटरन्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने चिंताएं जतानी शुरू की, जिस तरह से आप जता रहे हैं, तो एक बातचीत का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अभी दिल्ली में भी बातचीत हुई है इस तरह के डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, और चंडी मंडी वेस्टर्न कमांड जो है यहाँ पर चंडीगढ़ में, वहाँ पर भी एक मीटिंग बुलाई जा रही है। इस बारे में क्या कहना आपका? मैडम पहली बात तो मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक फौजी हूँ सीधा साधा, ठीक है, और फौज के असूलों के ऊपर मैंने ज़िंदगी जी, और अभी भी मुझे बहुत गर्व है कि मैंने यूनिफॉर्म पहनी, अच्छी तरह से कमांड करी, जहाँ पर भी नौकरी करी मैंने सिर ऊपर करके की, और उस तजुर्बे से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, नॉट एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत से आजकल कलाकार आ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट बन के, मैं उनमें से नहीं हूँ एक। फौजी सर्कल्स में हो सकता है इन्होंने बंद कमरे में किसी से बात की हो, किसी को बोला हो भाई आप स्टडी करो, प्रेजेंटेशन दो, लेकिन जहाँ तक मेरे को नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, ये शायद बटालियन लेवल और कंपनी लेवल तक इस बात पे इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और हो सकता है सरकार की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना व्हिप दिया गया हो कि भाई हमने तो ये करना है। राइट। जो लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि रक्षा मंत्री ने ऐलान किया, तीनों चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह सारे बैठे थे मंच पे, और मंत्रालय की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई। अब जब अनाउंस कर दिया तो फिर भड़काव पैदा हुआ उसके बाद में, अब ये चर्चा कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से प्रचार करके बता रहे हैं कि भाई इसके ये फायदे हैं। तो ये प्रचार क्या आर्मी के भीतर भी हो रहा है, आर्मी ऑफिशियल्स के साथ भी हो रहा है? आपस में कर रहे होंगे बातचीत। तब हमारे को तो पहली बार बुलाया है, हालांकि मैंने पहले भी इस पे थोड़ा अपने ख्यालात लिख करके शेयर किए हैं कुछ एक जनरल से और उच्च अधिकारियों से। क्या आपको भी इस तरह की जो बातचीत है, जो कि यहाँ पर वेस्टर्न आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ पर हो रही है या हो चुकी है, इस बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैं भी था उसमें शामिल। जी, मैं भी था उसमें शामिल। और
जो जनरल साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, मैच्योर तरीके से बातचीत करी और समझाया सबको कि भाई इस स्कीम में ये हिसाब किताब है और हमारी तरफ से ये स्कीम अच्छी है, फ़ायदा होगा और इसका असर पता चलेगा आपको 5 साल के बाद। सो मेरी तरफ से 2-3 पॉइंट थे जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। एक, अगर सेना को इस चीज़ की ज़रूरत थी तो हम लोगों का जो डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट है या हम लोगों का जो एडजुटेंट जनरल है जिसका विभाग रिक्रूटमेंट्स वगैरह देखता है, उस लेवल पर ये अनाउंसमेंट हो जानी थी। एक छोटा सा प्रेस रिलीज दे देते और काम खत्म हो जाता। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से इसको अनाउंस किया गया, डिफेंस मिनिस्टर ये वो चेयर करके, एक तरफ उन्होंने अनाउंस किया ये स्कीम, दूसरी तरफ मोदी जी ने अनाउंस किया कि 2.5 लाख सिविलियन हम MOD में रिक्रूट करेंगे, नौकरियां देंगे। सो डिफेंस रिफॉर्म पर जोर कम था, नौकरियों पे जोर ज्यादा था और नजर आगे आने वाली लोकसभा इलेक्शंस पे। यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है और आपने जो 2-3 पॉइंट्स इस मीटिंग में उठाए हैं वो जो कुछ पॉइंट्स रह गए उस पर चर्चा करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा में, फौरन लौटते हैं। चर्चा द ट्रुथ में फिर से आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा। ब्रिगेडियर, ब्रेक पर जाने से पहले आप 2-3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो चंडीगढ़ में आर्मी हेडक्वार्टर्स में बातचीत हुई है उसमें आप भी शामिल थे और आपने 2-3 पॉइंट्स रेज किए। पहला पॉइंट तो आपने कह दिया कि इसकी ज़रूरत क्या थी, कितने बड़े स्केल पर जो इसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, और मीटिंग के दौरान ये भी कहा गया, जिस तरह से आपने बताया है, कि इस अग्निपथ योजना में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन आपके कंसर्न्स पर क्या दलील थी सर अधिकारियों की? नहीं, वो कंसर्न्स के साथ कुछ हद तक सहमत थे। कुछ अनसर्टनिटीज ज़रूर हैं इसमें और मेरे ख्याल से जो ऑडियंस बैठा था काफ़ी हद तक जो मैंने बताया उनको कि ये तो हमारा एडजुटेंट जनरल अनाउंस कर देता या डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट अनाउंस कर देता, और ये 2 साल पहले जो इन्होंने रिक्रूटमेंट पूरी बंद कर दी, जब आप उनके टेस्ट करा सकते थे, रनिंग करा सकते थे, उनका मेडिकल करा सकते थे, तो उनका आप रिटर्न भी करा सकते थे। उनके फ्यूचर को क्यों उन्होंने उसको आपने रोक दिया। उससे फौज में पहले ही डेफिशिएंसी हो गई। आज की डेट पे हर बटालियन के अंदर डेफिशिएंसी है, तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12% लोग जो हैं कम है। तो उतने आप पैसा भी फिर वेतन पे और जो कुछ भी है उतना कम कर रहे हो, और फौज अगर बॉर्डर पे तैनात है तो दूसरी यूनिट से उनके पास लड़के ट्रांसफ़र करके उनकी नफरी पूरी की जा रही। नॉर्मली ऐसे ही होता है। सो 2 साल आपने रिक्रूटमेंट बंद कर दी, आगजनी हुई, जो पास करके क्लियर करके बैठे हुए थे उनको महसूस हुआ कि हमारे साथ धोखा हो गया। बिल्कुल। अब तो ये अनाउंस करने का तरीका और कम्युनिकेशन का तरीका मेरे विचार में थोड़ा सा कहीं गलत था। ये पूरी जो एपिसोड है ब्रिगेडियर, क्या इससे जो एक इमेज है आर्मी की, इससे भी एक थोड़ा सा डेंट हुआ है? मैं आता हूँ उस बात पर भी। जैसे मैंने कहा, अगर आपने रिव्यू करना ही था तो ये फौजी अधिकारी कर देते। 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि कई सीनियर अधिकारी इसके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं थे, और आज भी वो कह रहे हैं कि हाँ अच्छी स्कीम है, लेकिन आप हमें फीडबैक दो ताकि हम इसको थोड़ा मंथन करके और रिफाइन करके सही तरीके से अपना कंसेंट दें। हाँ, सही तरीके से आगे बढ़ाएं। ठीक है। सो ये एक फौज के ऊपर तो मैडम देखिए, फौज की छवि जो है वो तो तब से बिगड़ रखी है जब से वेटरन्स 1 रैंक 1 पेंशन लेकर के जंतर मंतर पे बैठे, और कई एक छोटी छोटी ऐसी वाकयात हुए हैं
जिससे कि लोगों के मन में एक तरह से भड़ास सी है और घिन सी बनी हुई है कि फौजियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ फौज के पेंशन और तनख्वाह लेकर के क्यों सरकार जो है परेशान है। आपके सिविलियंस को जो है NFFU पूरा दे रखा है, 1 रैंक 1 पेंशन पूरा दे रखा है, 60 साल तक नौकरी करते हैं वो। उनसे जो उनका सबसे नीचे दर्जे का कर्मचारी है वो मेरे सैनिक से 3 गुना ज़्यादा पेंशन लेता है। और MOD में आप 2.5 लाख और सिविलियन भर्ती करना चाह रहे हो। साथ में आप कह रहे हो कि जी हम फौज जो है एक यूथफुल फौज, एक लीन और मीन, लीन मतलब पतली, जिसको कहते हैं ना कि ज़्यादा फूला हुआ नहीं, कमर फूली हुई नहीं होनी चाहिए, और मीन का मतलब ट्रेन हर तरीके से फिट। तो आप लीन और मीन बनाइए ना, लेकिन अगर आपको ठेस पहुंच रहा है पेंशन से, तो जो बाकी सेक्टर्स हैं, मेरे विचार में बाकी अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं उसको आप कम कीजिएगा। राइट। लेकिन आप पे दबाव, इंक्लूडिंग MP एंड MLAs की जो पेंशन्स हैं उनको आप कई 7-7 पेंशन्स भी ले रहे हैं। न्यूज़ में, सोशल मीडिया में ऐसे आ रहा है। अभी वो राहुल गांधी ने बोला मैं नहीं लूँगा, आपने कोई मेरे ख्याल से कुछ ऐलान और किया है कि जी हम एक ही पेंशन लेंगे। सो अगर देश का सुधार करना है तो पूरा आप एक बार वाइड नज़रिए से देखो, प्रोफाइल से, और फिर आप चीज़ को लेकर के आओ। लेकिन आपकी दौड़ अगर इलेक्शंस तक है तो वो आपकी मर्जी। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी, हर सरकार की एक देशवासियों के साथ जिम्मेवारी होती है। देश की सुरक्षा और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना। यस। तो आपने क्या कदम उठाए इस 3 चीज़ों के लिए? ईस्ट लद्दाख में क्या हुआ और नाकोला में क्या हुआ, जो नॉर्थ सिक्किम की तरफ है। मतलब ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। मैं तो बहुत छोटा पुर्जा हूँ इस पे कमेंट करने वाला, और मेरे से कई सीनियर अधिकारी हैं जो ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मेरी जो सोच है मैं आपको बता रहा हूँ जी। दूसरा जो 3-4 पॉइंट जो मुद्दे उठाए थे, एक तो ये था कि इसको ऐलान करने का तरीका, अनाउंस करने का तरीका सही नहीं था। ये लो कीपर करते, अब लोग महसूस करते हैं कि सरकार इलेक्शंस के कारण ये अनाउंस कर रही है कि जी हमने देखो कितना बड़ा कदम उठाया। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी फिर उसमें अखाड़े में छलांग मार देती हैं और फिर वातावरण जो है वो खराब हो जाता है। वैसे क्या जो सैनिक का मनोबल है उस पे भी जो है उसे डेंट पड़ा, डैमेज हुआ है, इसे उस भी पे पड़ा होगा। जो जिन लोगों से मैंने बातचीत करी है वो सारे यही सवाल उठाते हैं कि साहब 4 साल के लिए हमारे पास लड़का आएगा, उसको हम उसकी देखरेख करेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे जी, उसकी ट्रेनिंग करेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने ये बताया कि इसकी आप सर्विस जो है 10 साल की कर दो, 4 साल मत करो, 10 साल की करो। और 10 साल में क्या है, जो कमांड अधिकारी है उसको आप अधिकार दो कि इतने % जो बंदे हैं वो अपनी रिकमेंडेशन दे करके और CAPF में और सरकारी नौकरियों के अंदर साइड स्टेप कर सकता है। राइट। और इस चीज़ के लिए आप पार्लियामेंट में बिल पास करो ताकि ये कंपलसरी हो जाए। ज़्यादा खलबली इसलिए मची हुई है, एक तो इनकी काबिलियत के और विश्वास के ऊपर, और दूसरा अशांति ये है कि पिछले इतने सालों से जो आकर्षण था, जैसे 13.5% पंजाब सरकार ने बोल रखा था, उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल से 2-2.5% ये जो ESMs को प्लेस करते थे, 2-2.5% टोटल, बाकी वैकेंसीज खाली रहती थी। तो आपने इतने सालों से जो वादा किया था फौजियों को वो आपने पूरा नहीं किया। अब आप कहते हो 10% और दे देंगे हम, तो ये पूरा कैसे होगा?
आप अगर सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि अगर लोकसभा में सरकार स्टेटमेंट देती है कि हम वन रैंक वन पेंशन पूरा देते हैं, देंगे, मंजूर है, और उसके बाद कोर्ट में कहते हैं जी बिल्कुल और कोई बात, तो जो लोकसभा में स्टेटमेंट दी उसका फिर वजन क्या हुआ? तो लोकसभा में आप स्टेटमेंट दो और उसको कानून में तब्दील कानून ही एकमात्र जो रास्ता होगा। उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेट जो भी हैं, उनको मजबूरन इतने साइड स्टेप करने होंगे। इसके आगे ये है इंडस्ट्री में जॉब्स कैसे होती हैं। अब आप पंजाब में देखो, एक टाइम था मेरे ख्याल से 3 या 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, फिर 6 हो गए। आज देखो आप, मेरे ख्याल से 130 या पता नहीं कितने इंजीनियरिंग कॉलेज MBAs वगैरह के लिए हैं। कितनों को नौकरी मिली? नौकरी डिपेंडेंट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रमोटर है उसको लगता है कि भैया मैं इतने मैन पावर के ऊपर खर्चा नहीं उठा सकता, मेरा इतना मुनाफा नहीं बन रहा, मेरी इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं हो रही, तो वो नौकरी पे किसी को नहीं रखेगा। और प्रॉमिसेस पूरे फ्यूटाइल होंगे। तो प्रॉमिसेस फ्यूटाइल रहेंगे, तो आप कैसा वादा कर रहे हो फिर आप? बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ यहाँ पर ब्रिगेडियर, और ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो जो सैलरी पैकेज है उसके बारे में आपकी क्या राय है अग्निवीर को जो ऑफर की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक चर्चा में और फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे मन में ये बात आई थी कि सैलरी पैकेज जो ऑफर की जा रही है अग्निवीर को, इस पे भी एक कंसर्न दिखाया जा रहा है कि क्या ये ज़्यादा है, जो वर्तमान में जो ज़्यादा देर तक के लिए सर्विस दे रहे हैं आर्मी के जवान जो हैं उनको कम मिल रही है। क्या ये डिस्पैरिटी भी होगी आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, मैंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी सोच ज़्यादातर एक यूनिट की, सब यूनिट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी और कैसे ये नए युवा जो हैं उसमें फिट होंगे, इन पे भरोसा किया जाएगा, तो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में किस प्रकार से फ़र्क पड़ता है। जो मेन कंसर्न फौज में होना चाहिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। एक सैनिक कभी फौज पैसे के लिए नहीं जाता। एक सैनिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, फौज में पैसे के लिए नहीं जाता। वो जाता है क्योंकि परिवार बन जाता है। फौज जो भी आप, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी लो, जिस हिस्से में वो जाता है वो एक परिवार बन जाता है उसका। और फिर गांव में, आस पड़ोस में उस परिवार की इज्जत बनती है। वो अगर कुर्बानी देता है तो आप देखेंगे गांव में कितने लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। शहर में ऐसे नहीं होता। सो ये कहानी अलग है। कहानी अलग है। मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी, मेरा 350 रुपये महीने की तनख्वाह थी। आज के किसी युवा को आप बोलो भी आप फौज की वर्दी पहन लो, 350 देते हैं आपको। अब देखो कितने आएंगे। फिर कोई बोलेगा जी उस जमाने 350 बहुत था। तो मतलब ये इसकी तुलना ही नहीं हो सकती कुछ पैसे की। यस, इज्जत और मान, सम्मान, उसकी आप बात कीजिएगा। सो फेयर इनफ, एक अनएम्प्लॉयड युवा, उसको आप मौका दे रहे हो 4 साल के लिए पैसा कमाने के लिए, और फिर फौज को आप इस्तेमाल कर रहे हो एक स्किलिंग के तौर पे कि जी हम इसका चरित्र बना देंगे, इसको एक अच्छा नागरिक बना देंगे, डिसिप्लिन बना देंगे, और ITI से सर्टिफिकेट दे देंगे, और इसको फिर सिविल में भर्ती कर देंगे, और इसको साथ में इतने भी पैसे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से उस युवा के मन में पैसे को लेकर के कोई खास दुख दर्द नहीं होना चाहिए। ही इज गेटिंग टू अर्न, और वापस जब वो छोड़ के जाता है तो उसको 22-23 लाख फिर टैक्स फ्री मिल जाते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अगर ऑपरेशनली या हाई अल्टीट्यूड में नौकरी करते समय उस पे कोई मेडिकल या फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाती है, चोट लग गई, कोई वातावरण के कारण, हाई अल्टीट्यूड के कारण कुछ, तो उसको कवर मिलना चाहिए। आज की तारीख पे डेथ पर कवर है।
पर ऐसी सिकनेस और डिसेबिलिटी पर कवर नहीं है। तो थोड़ा उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि आप 10 साल के लिए बढ़ा दो इसको। 10 साल का मतलब 5 साल 6 साल के अंदर वो एक सही तरीके से सैनिक बन जाता है, रिलायबल, और उसको आप ट्रेनिंग पे जो आपने खर्चा किया हुआ है उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। और 10 साल के बाद उसको आप रिट्रेंच मत कीजिएगा। रिट्रेंच मत कीजिएगा। आप वॉलंटियर मांगो, कौन छोड़ करके BSF CRPF वगैरह में जाना चाहता है। और कमांड अधिकारी जो है वो उसकी एप्लीकेशन पे रिकमेंड करके DG रीसेटलमेंट पर भेज दे। DG रीसेटलमेंट आगे मंत्रालयों से और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनसे बात करके उसकी प्लेसमेंट कर दे। सो एक तो आप कमांड अधिकारी को और ताकत दे रहे हो, पावर दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो। दूसरा, आप जो बढ़ती उम्र है 10 साल के अंदर आप इनको 25-26 इतनी साल की उम्र पे इनको आप साइड स्टेप करोगे। और आप मेरे से पूछिएगा कि साहब आपने 35 साल तक नौकरी करनी है या 60 साल तक, तो मैं तो फट 60 साल के लिए वॉलंटियर हो जाऊंगा। तो CAPF में अगर चले गए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, तो 60 साल तक नौकरी करेंगे और मेरे से 3 गुना ज़्यादा फिर पेंशन लेंगे, चाहे वो NPS के ज़रिए से, चाहे वो सरकार की तरफ से। तो मेरे को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना फौज छोड़ने का। जी। सो मुझे आप रीट्रेंच कर रहे हो, फिर 25% आप दोबारा भर्ती कर रहे हो टेस्ट लेकर के, फिर दोबारा वही एक्सपेंसेस हैं। फिर आप मेरे को लाइन में लगा रहे हो। और उस वक्त जब मैं पहले भर्ती हुआ था तो मेरे साथ के जो सिपाही रेगुलर्स थे जो भी, वो अब मेरे से सीनियर हो गए। तो कमांड कंट्रोल में भी फ़र्क पड़ जाता है। फिर लीगल इश्यूज आ जाती हैं। आजकल कोर्ट कचहरी का हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे सही चाहे गलत, और कुछ नहीं तो किसी और को परेशान करने के लिए केस डाल देंगे। सो कमांडिंग ऑफिसर जो है उस पर भी दबाव रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन ठीक करो, ये करो, हर 3 महीने रिपोर्ट भेजो, फलाना करो। वर्क पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप नहीं जोड़ सकते। सो है खामियां इसके अंदर। तो मेरा सुझाव ये है कि, और मैंने यही बताया इनको, मैंने कहा भैया 10 साल में आप कर लो। अब ये डिस्कशन करने का क्या औचित्य है, क्या लॉजिक क्या है? जब पहले बातचीत नहीं हुई इस लेवल पे, अब बातचीत करने की ज़रूरत क्या है? जबकि नोटिफिकेशन इशू हो गए, इतनी बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि युवाओं ने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा कुछ हद तक। और ये अभी भी जो चर्चा, इन्होंने जो दरवाजे खोल रखे हैं चर्चा के और फीडबैक ले रहे हैं, ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अब फौज कह रही है कि जी देखो, ये गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर दिया, हम सहमत हैं चाहे नहीं, हमारे को ये लागू तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारी भी सरकार के साथ बातचीत चल रही है और वो कहते हैं जी आप इसमें जो भी सुधार लाना चाहते हो आप हमें सजेस्ट करो और जहाँ तक हो सके हम उसको मंजूर कर देंगे ताकि ये प्रोग्राम हमारा सही तरीके से चल सके। सो अभी भी जो चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उसका अगर तो सीरियस इरादा यही है कि फीडबैक लेकर के इस स्कीम को सुधार लें और तो ट्रिम कर दिया जाए। हाँ, ट्रिम नहीं, इसको मतलब ऐड ऑन थोड़ा सा चेंजेस मॉडिफाई करके जिससे कि चारों तरफ प्रैक्टिकली जो है ये ठीक चले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए ऐसे। और जहाँ तक मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि साहब आप हमारे को फीडबैक दो, हम करेंगे। तो एक फीडबैक मेरा ये भी था कि आप इसको पार्लियामेंट में लेजिस्लेट करके लॉ पास करो कि CAPF वगैरह जो भी सरकारी संस्थाएं हैं इतने % तकरीबन, हाँ, तकरीबन 40,000 50,000 के बीच हर साल पेंशन पे जाते हैं जी। सो उतनों को आप ऑब्जर्व करने का आप लॉ बनाइएगा कंपल्सरी। उससे एक तो क्या है कि सैनिक का मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा,
उसकी फिर इज्जत भी रहेगी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि वो एटीएम के सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है या किसी बिजनेसमैन के गेट के सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, 6-7 हज़ार रुपये उसको निचोड़ के देते हैं, गैर इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज इस हद तक जाती हैं कि उसका आइडेंटिटी कार्ड और पीपीओ अपने पास जमा करा लेते हैं। कई एक सिक्योरिटी एजेंसीज में ये इस तरीके की जो है घटनाएं देखी गई हैं। अब हो सकता है सुधार हो गया हो। और फिर उसको यूनिफॉर्म देते हैं तो वो उसकी सैलरी से काट देते हैं, ड्रेस अलाउंस, जी हमने यूनिफॉर्म दिया आपको, खाना देते हैं सैलरी से काट देते हैं, तो उसकी टेक होम पे जो है 6-7 हज़ार रुपये रह जाती है। अब वो जो आगे आप समझ रहे हो कि हाँ, जिसने कसम खा रखी है अपनी जान कुर्बान करने की देश के लिए। मेरा एक हवलदार मेरे को आईजीआई में मिला, कुली का काम कर रहा था। स्ट्रेंज, शेमफुल एक्चुअली, ठीक है, फॉर आवर कंट्री। सो दुख होता है, नहीं शेमफुल तो क्या, दुख होता है। एज अ सिटीजन आई फील ashamed. I don't know, I won't say that you should feel ashamed, but as a soldier I feel hurt कि जिस लड़के को मैं अपने साथ ले जा करके अपनी जान मैं उसके हाथ दे सकता हूँ कि भैया तू आगे लीड कर रहा है या तू सेंट्री ड्यूटी पर खड़ा है, मैं आज आराम से सो रहा हूँ। बिल्कुल, इतना भरोसा, और वो अपनी जान दे दे और उसको आप ऐसी हालत में देखो। बहुत बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ब्रिगेडियर, लेकिन क्योंकि शो का समय समाप्त हो गया, लेकिन ये बातचीत ऐसी है कि और भी लंबी हो सकती है। अग्निवीर का मुद्दा बहुत ही एक विवादास्पद मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में इतने खुलकर इन पॉइंट्स पे, इन कंसर्न्स पर हमारे दर्शकों के लिए बताने के लिए कि आर्मी की कंसर्न्स क्या है और गवर्नमेंट को इन कंसर्न्स को हश में नहीं ख़त्म करना चाहिए और शायद कहीं ना कहीं इस योजना को जारी करने में भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा आपका। तो चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।